गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। घर की हालात कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन उस घर से एक ईमानदारी का खुशबू झलकता था। वहीं रहती थी अंजलि देवी। उम्र ढल चुकी थी, आंखों में थकान थी, पर दिल में बेटे विवेक के लिए अटूट उम्मीद। विवेक उम्र करीब 25 साल, मेहनती मगर किस्मत का मारा नौजवान। विवेक के सिर से पिता का साया कब का हट चुका था। वो दिन में खेतों पर मजदूरी करता, शाम को घर लौटकर माँ को दिलासा देता कि माँ, एक दिन सब ठीक होगा। पर वक्त जैसे उन दोनों से बेरुखी बरत रहा था। दिन गुजरते जा रहे थे, मगर पेट की आग और उम्मीदों का वजन दोनों बढ़ते जा रहे थे। एक दिन दोनों अपने जीवन को ले निराशा से बात कर रहे थे। विवेक बेटा, देख तो सही, इस पुराने चूल्हे में अब आग भी जलना नहीं चाहती। लगता है जैसे हमारे हाल देखकर लकड़ी भी पिघल गई हो। तू रोज खेतों में खटता है, पर घर में रोटी के 2 टुकड़े जुटाना भी पहाड़ चढ़ने जैसा हो गया है। क्या सच में किस्मत हमसे नाराज है बेटा? अरे माँ, किस्मत नाराज नहीं है, बस हमें आजमाया जा रहा है। ऊपर वाला शायद देखना चाहता है कि हम टूटते हैं या टिके रहते हैं। आप चिंता मत करो, मैं हार मानने वालों में से नहीं। अभी तक मैंने दूसरों के खेतों में काम किया है, पर अब मैं शहर के सेठ चंद्रेश जी के पास जाने की सोच रहा हूँ। सुना है वो मेहनती लोगों को काम देते हैं। अगर वहाँ काम मिल गया ना माँ, तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। और आप ऐसे हौसला मत हारिए, आप ही तो मेरी उम्मीद है। बेटा, तू तो बचपन से ही सच्चा और मेहनती रहा है। तेरा दिल कभी छल कपट से नहीं भरा। पर याद रख बेटा, दुनिया में सब तेरे जैसे नहीं होते। वहाँ चालाक लोग मिलेंगे, मीठी बातें करके धोखा देने वाले भी। तू बस अपनी ईमानदारी का साथ मत छोड़ना। जो भी हो, सच के रास्ते पर ही चलना। माँ, मैं तो बचपन से आपसे यही सीखता आया हूँ कि झूठ से मिली दौलत भी जहर होती है और सच्चाई से मिली रोटी भी प्रसाद। मैं वादा करता हूँ, अगर सेठ जी ने मुझे काम दिया तो मैं पूरे दिल से मेहनत करूँगा। बस आप मेरे लिए दुआ करना कि वो मुझे अपनाएं। मेरी दुआ तो तेरे साथ हमेशा है बेटा, लेकिन एक बात याद रख, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। हाँ, देर जरूर लगती है, पर फल मीठा मिलता है। बस जब वक्त तुझे ऊंचाई दे, तब अपने मन में अहंकार पनपने मत देना। नहीं दूंगा माँ, और मैं हमेशा इस घर की और आपके बारे में ही सोचूंगा। इसकी हर दीवार मेरे बचपन की गवाही देती है। जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा तो सबसे पहले यही घर पक्का बनवाऊंगा, ऐसा कि बारिश की एक बूंद भी अंदर ना आए और आपको कभी भी ठंड में कांपना ना पड़े। तू बहुत बड़ा दिल वाला है बेटा, पर रास्ता आसान नहीं होगा। दुनिया तेरी ईमानदारी की परीक्षा लेगी। लोग तेरे काम पर शक करेंगे, तुझे झूठा भी कहेंगे। उस वक्त तेरे लिए सबसे मुश्किल काम होगा खुद पर भरोसा रखना। माँ, अगर पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए, तब भी मैं खुद पे भरोसा नहीं खोऊंगा, क्योंकि मुझे भरोसा है आपकी दुआ और मेरी सच्चाई मिलकर मुझे हर मुश्किल से पार लगा देगी। और अगर मैं गिरा भी तो उठना भी उसी ईमानदारी की वजह से सीख लूंगा। यही हिम्मत चाहिए बेटा। जब तू शहर के उस बड़े सेठ से मिलने जाएगा तो सीधा साधा रहना, मीठे बोल बोलना, पर झूठा नहीं। काम चाहे छोटा मिले या बड़ा, उसे भगवान की सेवा समझकर करना। याद रख, सच्चे कर्म करने वाला हमेशा ऊपर उठता है, चाहे देर लगे। माँ, आपके शब्द मेरे लिए रास्ता दिखाने वाला दीपक है। मैं कल सुबह ही सेठ जी के घर जाऊंगा। अगर उन्होंने मौका दिया तो मैं ऐसा काम करूंगा कि वो भी कहें, ऐसे लड़के ही समाज का सहारा होते हैं। और अगर काम ना भी मिला तो भी मैं हार नहीं मानूंगा। जब तक सांस चलेगी कोशिश करता रहूंगा। विवेक ये सब बोल के खेत के लिए निकल गया। कुछ समय बाद विवेक गांव के एक संजय नामक व्यक्ति के खेत पहुंचा। चाचा, आप जल्दी जल्दी आज का काम बता दीजिए, मैं सब कर देता हूँ। कल मैं सेठ चंद्रेश जी के वहाँ काम मांगने जाऊंगा। सुना है वे दिल के बहुत अच्छे हैं, वो मुझे कुछ ना कुछ काम दे ही देंगे।
अच्छा, ऐसी बात है। देख विवेक, मैं तो तुझे पहले ही कहता था, तू पढ़ा लिखा लड़का है, तूने 10वीं भी पार किया है, तो अच्छा ही होगा कि तू किसी अच्छे काम पर लग जा। तुझे ये मजदूरी वाले काम करते देख मुझे भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन तेरे हालत को देख के मैं तुझे काम दे देता था ताकि तू अपना घर चला सके। हाँ चाचा, इसीलिए अब वही सोच रहा हूँ। कल जाकर उनसे विनम्रता से काम मांगूंगा और वे पहले जो भी काम देंगे मैं करूंगा। बस मुझे अपने घर और अपनी माँ की मुसीबतों को ठीक करना है। तुम बहुत ईमानदार लड़के हो विवेक, तुम्हें जरूर काम देंगे सेठ। और मुझे ये जानने में अच्छा लग रहा है कि तुम अपने माँ के प्रति इतना श्रद्धा और प्यार रखते हो। तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे हो। संजय के मुंह से ये सुनते ही विवेक थोड़ा भावुक हो गया, क्योंकि विवेक अपने पिता को बहुत याद करता था और हमेशा अपने पिता जैसा बनना चाहता था। उस दिन विवेक ने संजय के खेत पर पूरा मन लगाकर काम किया। अगले दिन सुबह की ठंडी हवा में हल्की धूप खिली थी। विवेक ने अपनी पुरानी कमीज पहनी, पैरों में चप्पलें डाली और माँ से बोला, माँ, दुआ करना कि आज कुछ अच्छा हो जाए। भगवान तेरा भला करे बेटा, और याद रख, अगर काम न भी मिले तो मायूस मत होना। मेहनत का रास्ता कभी खाली नहीं जाता। विवेक ने मुस्कुराकर हामी भरी और गांव के बड़े रास्ते की ओर चल पड़ा। गांव के उस पार सेठ चंद्रेश प्रसाद का बड़ा मकान था। ऊंची इमारत, रंगीन दीवारें और दरवाजे के पास पहरेदार थे। विवेक के लिए ये सब नया था। उसने पहले कभी इतने बड़े घर में कदम नहीं रखा था। उसने धीरे से मकान की तरफ कदम बढ़ाई और पहरेदार ने शक भरी नजरों से देखा। कौन हो भाई, क्या काम है? नाम विवेक है, गांव के पूर्वी टोले से हूँ। सुना है सेठ चंद्रेश जी मेहनती लोगों को काम देते हैं, उनसे मिलने आया हूँ। पहरेदार ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुरा कर बोला, तुम जैसे सादे लोग अब बहुत कमाते हैं यहाँ। ठहरो, मैं जाकर सेठ जी को बताता हूँ। कुछ देर बाद अंदर से पहरेदार आके विवेक को अंदर ले गया। विवेक ने अंदर कदम रखा। अंदर की हवेली किसी छोटे महल से कम नहीं थी। संगमरमर की फर्श, दीवारों पर बड़े बड़े चित्र और बीच में बैठे सेठ चंद्रेश, गोरे मोटे मगर आंखों में गहराई थी। हाँ बेटा, क्या नाम बताया था अपना? जी विवेक, खेतों में मजदूरी करता था और आपके पास काम की तलाश में आया हूँ सेठ जी। सेठ जी ने गौर से देखा और बोला, काम तो बहुत है, पर ईमानदार आदमी बहुत कम मिलते हैं। वैसे तुम क्या काम कर लेते हो? जो कहा जाएगा कर लूंगा सेठ जी। बस मेहनत का सम्मान और 2 वक्त की रोटी चाहिए। और सेठ जी, मैंने 10वीं भी पार किया है। सेठ ने कुर्सी से उठकर थोड़ा टहलते हुए कहा, ठीक है, देखता हूँ तेरा जोश असली है या बस बातों में। अभी गोदाम में काम चल रहा है, वहां जाकर मुंशी विकास से मिल लेना। अगर वो कहे कि लड़का ठीक है तो तू यहीं टिक जाएगा, और अच्छा है कि तू पढ़ा लिखा है, आगे काम आएगा। विवेक ने झुककर नमस्कार किया और गोदाम की तरफ चल पड़ा। गोदाम में धूल और चावल की खुशबू घुली थी। वहां कई मजदूर बोरे ढो रहे थे और बीच में खड़ा मुंशी विकास गिनती में खोया था। नमस्कार मुंशी जी, मैं विवेक, सेठ जी ने भेजा है काम के लिए। मुंशी विकास ने बिना ऊपर देखे कहा, भेजा है तो कुछ काम जानता होगा ना। चलो इन बोरों को तोलो, हर बोरा 50 किलो का है। बस देखना कि कोई गड़बड़ ना हो। विवेक ने काम शुरू किया। बाहर धूप तेज थी, पर वो बिना थके हर बोरा संभालता, तोलता और साफ सुथरा रखता।
बाकी मजदूर जहां सुस्ताने लगते, वहां विवेक दुगनी मेहनत करता। शाम को मुंशी विकास ने सेठ के पास आकर उनसे कहा, सेठ जी, ये नया लड़का कुछ अलग है, न चोरी न टालम टोल, एकदम सीधा और ईमानदार। देखा मुंशी जी, अभी भी गांव में सच्चे नौजवान बाकी हैं। हाँ, सही कहा आपने सेठ जी, आप उस लड़के पर भरोसा कर सकते हैं। मुझे भी उससे अच्छाई की महक आती है। मुंशी और सेठ ने विवेक के बारे में उस शाम अच्छे से बातें की और उसको काम पर रखने का सिद्धांत किया। ऐसे ही कुछ दिन बीते और कुछ ही हफ्तों में विवेक गोदाम का भरोसेमंद आदमी बन गया। मुंशी तक उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लोग कहने लगे थे कि विवेक अब सेठ चंद्रेश का बहुत खास बन गया है, बहुत ऊंचाई पाएगा लड़का। मगर जहां मेहनत होती है वहां जलन भी होती है। सेठ चंद्रेश का छोटा भाई प्रवीण, जो व्यापार में हिस्सा संभालता था, विवेक की ईमानदारी से खफा था। उसे लगता था कि ये गरीब लड़का धीरे धीरे सेठ जी का भरोसा जीत रहा है और उसका खुद का प्रभाव कम हो रहा है, और ये होने देना नहीं चाहता था, क्योंकि वो अपनी ही बड़े भाई के कारोबार में घपला कर रहा था। एक दिन उसने मुंशी को फुसलाया, देखो विकास जी, ये विवेक बहुत सीधा मनता है, लेकिन जो इतना सीधा दिखे वो अक्सर भीतर कुछ और होता है। जरा निगाह रखना इस पर। लेकिन छोटे सेठ जी, बड़े सेठ जी तो उस पर भरोसा करने लगे हैं, और वो अपने ही गांव का है, बहुत अच्छा और ईमानदार लड़का है। भरोसा? भाई साहब तो हर किसी पे भरोसा कर लेते हैं। इसी भरोसे ने पहले भी उन्हें धोखा दिलाया था। अब अगर फिर कुछ गड़बड़ हुई तो जवाब कौन देगा, आप ही बताओ। विकास सोच में पड़ गया। उसको प्रवीण पहले से ही कुछ ठीक नहीं लगता था। प्रवीण विकास को वो सब बोल के गोदाम से चला गया। उसी रात को जब सारे मजदूर जा चुके थे, विवेक आखिरी बोरे की गिनती कर रहा था, और सब कुछ सही करने के बाद विवेक ने एक पर्ची पर सब हिसाब लिख के गोदाम में रख दी। तभी सेठ का भाई प्रवीण आया। अरे विवेक, तू क्या कभी थकता नहीं? जब देखो काम करता रहता है, बोरी भी उठा देता है, सब हिसाब का काम भी देखता है। माना कि मेहनती होना अच्छी बात है, लेकिन ये सब छोटे मोटे काम करने के लिए मजदूर है ना। तू बस हिसाब किताब का काम देखा कर और जल्दी जल्दी घर चला जाया कर। अरे नहीं सेठ जी, बड़े सेठ का विश्वास है मुझ पे। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उनके लिए तो मैं इतना मेहनत कर ही सकता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन अभी घर जा, बहुत देर हो गई है। तेरी माँ अकेली है, तेरा राह देख रही होगी। तू जा, गोदाम को मैं बंद करके भाई साहब को गोदाम की चाबी दे आऊंगा। तो फिर ठीक है सेठ जी, मैं चलता हूँ। अभी आप बड़े मालिक से बोल दीजिएगा कि आज का सब काम खत्म कर दिया है। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा। विवेक सेठ के भाई प्रवीण को गोदाम की जिम्मेदारी सौंप के अपने घर के लिए निकल जाता है, और प्रवीण वहीं रुक जाता है। अगले दिन सुबह जब सेठ चंद्रेश ने स्टॉक जांचा तो गिनती में गड़बड़ी निकली। विवेक ने जिस पर्ची पर हिसाब लिखा था उससे गोदाम की बोरी की हिसाब मेल नहीं खा रहे थे। अरे मुंशी जी, ये सब फिर से क्या हो रहा है? बहुत दिनों बाद फिर से ये बोरियों में घाटा मिल रहा है। कल मैं खजूर के गोदाम में भी गया था, उसमें भी कुछ घाटा मिला मुझे। आखिर ये सब हो क्या रहा है मुंशी जी? सेठ जी, मैं भी वही सोच रहा हूँ। आखिर ये फिर से कैसे हो रहा है? पहले भी जब एक सौरभ नाम के लड़के को काम पर रखा था तब भी यही हो रहा था, और बाद में पता चला कि वो घपला कर रहा था। ये सुन के सेठ का चेहरा उतर गया।
आपके कहने का क्या मतलब है मुंशी जी? विवेक, वो तो सीधा साधा लगता था, लेकिन अगर वही निकला तो बड़ी निराशा होगी। नहीं नहीं सेठ जी, मैं वो नहीं कह रहा था। मुझे भी विवेक सीधा लगता है, मुझे भी उस पर पूरा विश्वास है। हाँ वही तो, लेकिन फिर भी आखिर ये क्या होता रहता है मेरे कारोबार में? पहले तो कभी कभी कुछ छोटी मोटी हिसाब में गड़बड़ होती रहती थी, लेकिन आज तो बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ है। और ये सब काम भी तो मैंने विवेक को ही सौंपा था, तो अब किसी और पर शक करने का कोई बात ही नहीं बनता। मुंशी जी, विवेक कहाँ है अभी? विवेक तो अभी खजूर के गोदाम में है मालिक, आप कहें तो उसे बुला दूं? हाँ हाँ बुला लो, उससे पूछ कर देखता हूँ। अगर उसके पास कोई पुख्ता जवाब ना निकले तो हमारा गुनहगार वही होगा। दोपहर में विवेक को बुलाया गया। सेठ चंद्रेश, उसका भाई प्रवीण और मुंशी उसको गोदाम में अकेले बुलाकर पूछताछ करने लगते हैं। विवेक, कल रात यहाँ क्या कर रहा था? गिनती में गड़बड़ी निकली है, और जो कागज तेरे काम वाली मेज से मिली है उससे तो गोदाम के सामानों के गिनती से मेल नहीं खा रही है। क्या सेठ जी, मैं तो हर बोरा बार बार देख के रखवाता हूँ, और मेरे हिसाब में मैंने कभी गलती नहीं की। ये कैसे हो सकता है? तू कहना क्या चाहता है? क्या हम झूठ बोल रहे हैं? तू हमें गलत कैसे ठहरा सकता है? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं समझ रहा हूँ कि हुआ क्या है। मैंने कल रात सब ठीक से किया था, तो फिर ये गलती कैसे हो गया? सेठ पहले ही अपने कारोबार के घपले की वजह से गुस्से में था, और अब विवेक की ऐसी बातों से सेठ को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में बोलता है, बहाने मत बना, मैं धोखे को बर्दाश्त नहीं करता। तुझे मौका दिया और तूने उसी भरोसे का गलत फायदा उठाया। सेठ के मुंह से ये सब सुन के विवेक को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखें भर आती हैं। सेठ जी, आप जैसा चाहे वैसा सजा दे दीजिए, लेकिन एक गरीब आदमी की सच्चाई पर शक मत कीजिए। मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय ईमानदारी के। सेठ ने ज्यादा कोई जवाब नहीं दिया, बस धीमे स्वर में बोला, जा, आज से तू काम पर मत आना जब तक सच सामने न आए। विवेक ने सेठ की आंखों में देखा और उसको दिखा कि सेठ की आंखों से अब विश्वास की डोर टूट चुकी थी, और फिर विवेक बिना कुछ बोले गोदाम से निकल गया। विवेक शाम को घर पहुंचा। आज के दिन हुए घटना से उसे बहुत ठेस पहुंची थी। घर पहुंचने के बाद अंजलि देवी ने देखा कि बेटा चुप है। क्या हुआ विवेक बेटा? चेहरा इतना बुझा बुझा सा क्यों है बेटा? माँ, लोगों ने मेरी सच्चाई पर शक किया है, मैं चोरी का इल्जाम लेकर आया हूँ। क्यों बेटा, ऐसा क्या हुआ वहाँ? तू तो कभी चोरी नहीं कर सकता, तो फिर क्यों तुझे चोरी का इल्जाम मिला? विवेक की आंखों में आंसू थे। आज के घटना से वो टूट गया था। मुझे नहीं पता माँ, बस इतना जान चुका हूँ कि हमेशा अमीरों के दरबार में गरीब ही गुनहगार होता है। धैर्य रख बेटा, समय सबका चेहरा खोल देता है। मुझे पता है तूने कुछ गलत नहीं किया, बस हमारा समय खराब चल रहा है। तू बस बता दे कि आखिर आज तेरे साथ क्या क्या हुआ। विवेक ने अपनी माँ को अपने साथ हुए दिन के घटना बता दिए, और ये सब सुन के अंजलि देवी को अपने बेटे की ईमानदारी पर दाग लगा देख उसे भी बहुत दुख हुआ। रात की ठंडी हवा में विवेक बाहर बैठा आसमान देख रहा था। उसके मन में उथल-पुथल थी, पर भीतर की गहराई में एक आवाज थी, ईमानदारी की राह लंबी है, पर मंजिल हमेशा उजली होती है। सुबह की पहली किरण जब घर की टूटी छत से अंदर आई, विवेक उसी पुराने चौकी पर सिर झुकाए बैठा था।
रात भर उसे नींद नहीं आई थी। आंखों में थकान, दिल में दर्द और चेहरे पर मौन, जैसे उसकी सच्चाई को किसी ने ठुकरा दिया हो। अंजलि देवी रसोई में चूल्हा जला रही थीं। पुराने बर्तन की खनक सुनकर विवेक घर के भीतर गया। माँ, मुझे लगता है कि अब घर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। मैं फिर से खेतों में जाऊंगा, संजय चाचा के यहाँ। कमाई कम होगी मगर मन को सुकून रहेगा। बेटा, मैं तेरे फैसले में तेरे साथ हूँ। तुम मेहनत कर बस। मन में कड़वाहट मत आने देना। किसी ने झूठा ठहराया तो क्या, सच्चाई को कोई मिटा नहीं सकता। विवेक ने सिर झुकाया और शांत स्वर में बोला, माँ, मैं किसी से बदला नहीं लेना चाहता। बस इतना चाहता हूँ कि सच किसी दिन खुद बोल उठे। विवेक अपने माँ से वो सब बोल के बाहर निकल गया। दोपहर की धूप में विवेक पुराने खेतों की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर लोग वहीं बातें कर रहे थे। अरे सुना, सेठ के गोदाम में चोरी हुई, वहीं नया लड़का निकला बेईमान। विवेक के कदम भारी हो गए, लेकिन उसने सिर झुका लिया। वो जानता था, जब तक सच सामने नहीं आता, दुनिया की जबान को बंद नहीं किया जा सकता। संजय चाचा खेत के किनारे कुदाल लिए खड़े थे। संजय को विवेक के साथ हुए उस घटना के बारे में कुछ पता नहीं था। विवेक को आते देख उसने हैरानी से पूछा, अरे विवेक बेटा, तू यहाँ? तू तो सेठ चंद्रेश के वहाँ काम कर रहा था ना? क्या हुआ वहाँ? आज छुट्टी मिली है क्या काम से? विवेक ने हल्की मुस्कान दी, जो भीतर का दर्द छिपा रही थी। चाचा, अब वहाँ काम नहीं है। कुछ गलत फहमी हो गई। चोरी का इल्जाम लग गया है मुझ पे। क्या चोरी? तू और चोरी करेगा? मैंने तुझे बचपन से देखा है बेटा। तू तो वो है जो दूसरों का कर्ज भी नहीं रखता है। सेठ चंद्रेश को शायद तुझे पहचानने में गलती हुई है। गलती तो हुई है, लेकिन उनकी नहीं है चाचा। गलती तो मेरे वक्त की है, जिसने हर बार मेरे जैसे गरीब को गुनहगार बनाया है। कुछ समय बाद संजय से बात करने के बाद कुछ ही घंटों में विवेक फिर उसी मिट्टी से जुड़ गया था। धूप में झुलसते हुए, पसीने से लथपथ, पर उसके चेहरे पर अब भी वही शांत भाव था, जैसे भीतर कोई लड़ाई चल रही हो, पर मन हार नहीं मान रहा। संध्या को काम के बाद दोनों छांव में बैठे। विवेक, तूने कभी सोचा कि ये सब किसने किया होगा? गोदाम में चोरी, हिसाब में गड़बड़ी। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। सोचता हूँ चाचा, पर कोई सबूत नहीं, और मैं बिना सबूत के किसी को गलत कैसे ठहरा दूं? बस ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि एक दिन खुद ही सच्चाई सबके सामने आए। जरूर आएगी बेटा। सच्चाई देर से आती है, पर जोर से बोलती है। भगवान तेरे जैसे लड़के के साथ न्याय नहीं करेंगे तो और किसके साथ करेंगे? देखना तू, जल्द ही सब ठीक होगा। कुछ समय ऐसे ही दोनों बात करने के बाद अपने अपने घर के लिए निकले। और संजय के वहां से जब रात को विवेक घर लौटा, अंजलि देवी लालटेन के उजाले में बैठी थी। उसने विवेक की हथेलियां देखी, फटी हुई, पसीने से भरी, पर अब भी कर्म की खुशबू लिए। बेटा, आज तुझे देखकर मेरा दिल भर आया। लोग चाहे कुछ भी कहें, पर माँ जानती है उसका बेटा चोर नहीं, कर्मयोगी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तू फिर से काम पर लग गया। ऐसे ही हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहना। लोगों के कुछ गलत कहने से तू गलत इंसान नहीं बन जाएगा। माँ, अगर कोई मुझसे पूछे कि ईमानदारी क्या होती है, तो मैं कहूँगा वो जो भूख से लड़े, पर झूठ से नहीं। मैं हमेशा आपकी दिखाई राह पर चला हूँ और हमेशा ऐसी ही मेहनत करूँगा, चाहे लोग मुझे कुछ भी बोलें। अंजलि देवी की आंखों से आंसू निकल आए और वो बोली, भगवान तेरा भला करे बेटा, और एक दिन सबके सामने तेरी सच्चाई को उजाला दे, और वो सब कुछ दे जो कि एक सच्चे और ईमानदार इंसान को मिलना चाहिए।
उधर हवेली में अब भी हलचल थी। सेठ चंद्रेश बेचैन था। कितने दिनों से कारोबार में गड़बड़ी बढ़ती जा रही थी। उसने विवेक को निकाला पर नुकसान कम होने के बजाय और बढ़ गया। उस रात सेठ चंद्रेश गोदाम में खुद जांच करने निकला। मुंशी विकास के साथ उसने पुराने हिसाब किताब के बंडल देखे और उनमें कुछ कागज मिले। प्रवीण की कुछ लिखावटें मिली और ये देख सेठ का चेहरा सख्त हो गया। ये क्या विकास? इन सब पर्चियों में तो मेरे भाई प्रवीण का लिखावट है। आपने ये सब पर्चियां मुझे क्यों नहीं दिखाया? मालिक, मुझे नहीं पता था कि ये छोटे मालिक की लिखावट है। मैं पहचान नहीं पाया। मुझे माफ कर दीजिए। आपकी गलती नहीं है मुंशी जी। मैंने ही मेरे भाई को ज्यादा ढील दे दिया और अपने कारोबार में कम ध्यान दिया। गलती मुझसे हुई है, लेकिन अब मुझे सब जानना ही होगा कि मेरे भाई का लिखा हिसाब किताब का पर्चा यहाँ क्या कर रहा है। वो तो ये सब काम नहीं संभाल रहा था। जरूर कारोबार के सब घपले में मेरे भाई का भी कुछ हाथ होगा। हो सकता है मालिक। मुझे छोटे मालिक पे पहले से ही थोड़ा बहुत शक था, लेकिन आपको बुरा लगता, इसीलिए मैंने आपको कभी नहीं कहा था। ये क्या मुंशी जी, आपको मुझे पहले ही बताना चाहिए था। मैं कभी गद्दार को माफ नहीं करता, चाहे वो मेरा खुद का भाई ही क्यों ना हो। अब बस मुझे सब सच जानना है। मालिक, हम एक काम कर सकते हैं। हमने जो पहले काम पर रखा था सौरभ नाम के लड़के को, उसको बुलाकर पूछते हैं। सही सोच रहे हैं मुंशी जी। उसको सुबह बुला लीजिए। अब सब कुछ वही बता पाएगा। उसके रहते भी बहुत बड़ा घपला हुआ था। अगली सुबह सौरभ नाम के उस युवक को बुलाया जाता है जो पहले सेठ चंद्रेश के यहाँ काम करता था। गोदाम के बाहर सब लोग हैं, मुंशी, सेठ चंद्रेश और उनके भाई प्रवीण और साथ ही कुछ मजदूर, और साथ ही विवेक को भी बुलाया गया था जो कि संजय के साथ आया था। बोल सौरभ, आज सब सच बोल ही दे। बहुत हो गया। आज तू सबके सामने सेठ जी को सच बोल दे। अगर तूने आज सच कहा तो तुझे मालिक इनाम देंगे और गुनहगारों को सजा, और अगर तूने नहीं बोला तो सब घपले की कसूरवार तुझे ठहराकर तुझे पुलिस में दे देंगे। सौरभ थोड़ा हिचकिचाता है और प्रवीण की तरफ देखने लगता है, और प्रवीण भी उसकी तरफ गुस्से से देखता रहता है। तभी सेठ प्रवीण की तरफ एक बार देख के सौरभ से कहता है, सुन सौरभ, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सब बोल दे आज। मैं जानता हूं असली गुनहगार कौन है, लेकिन बस मुझे सबके सामने सबूत ले उस गद्दार को पकड़ना है। बोल जल्दी। अगर तूने कुछ छुपाया तो तुझे पुलिस में दे दूंगा। सौरभ सेठ की धमकी से घबराता है और डर के मारे अपना मुंह खोलता है। छोटे सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे पुलिस की लाठी नहीं खानी है। बड़े मालिक, मुझे आपके छोटे भाई ने वो सब काम करने दिया था और वर्षों से वही आपके कारोबार में घपला कर रहे थे। उन्होंने मेरे हाथों से बहुत से बोरियों को दूसरे गांव में बिकवाया और मुझे भी पैसे दिए, और आपको कुछ घपले की बात पता चली तो मुझे सारा इल्जाम अपने ऊपर लेने को मजबूर किया और मुझे बहुत सारे पैसे भी दिए। और उस दिन भी रात को विवेक के जाने के बाद उन्होंने मुझे और एक दूसरे गांव के मजदूर को बुलाकर 4 क्विंटल अनाज दूसरे गांव में बिकवाया और विवेक को फंसाने की साजिश करी। ये सब सुन के प्रवीण चुपचाप शर्म के मारे खड़ा था और सेठ चंद्रेश को अपने भाई के कर्मों पर बहुत गुस्सा आया। मुझे तो कल रात ही तेरे सब करतूतों के बारे में पता चल गया था। तू तो सांप निकला रे। तेरे जैसे भाई हो तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। तेरे वजह से मैंने इस बेचारे विवेक को कितना कुछ बोला और उसको काम से निकालकर उसका रोजी रोटी छीना। निकल जा मेरे नजरों से और कभी मेरे यहां दिखाई मत देना। जायदाद का जितना तेरा हिस्सा बनता है तुझे मैं दे दूंगा, लेकिन भूल से भी यहां कभी भी कदम मत रखना। गद्दार कहीं का, निकल जा यहां से। सब लोग ये सब देख रहे थे और सेठ चंद्रेश ने सबके सामने प्रवीण को बेइज्जत कर दिया और कारोबार से निकाल दिया। प्रवीण गुस्सा और शर्म के मारे वहां से तुरंत निकल गया। प्रवीण के जाने के बाद सेठ चंद्रेश विवेक से माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दे विवेक बेटा, मैंने तुझ पर शक किया। तू बहुत ही ईमानदार बच्चा है। सब कुछ मेरे सामने होके भी मैं नहीं देख पाया। मुझे माफ कर देना। अरे सेठ जी,
ये आप क्या बोल रहे हैं? आपने वही किया था जो तब आपको सही लगा था, लेकिन अब आपने सच्चाई का साथ दिया है। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आप मुझसे ओहदे और उम्र में बड़े हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। धन्य है तेरी माँ जो तेरे जैसा बेटा मिला उनको। तू वाकई बहुत सच्चा और ईमानदार लड़का है। तुझे मैं तेरे ईमानदारी का फल जरूर दूंगा। अब से तू मुंशी जी के साथ मेरे सब कारोबार को देखेगा और तुझे मुंशी जी जितना ही पगार दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। ये मेरे ऊपर आपका हमेशा उपकार रहेगा। मैं हमेशा आपके यहाँ ईमानदारी से काम करूंगा। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद विवेक खुशी खुशी घर आता है और घर आकर अपनी माँ को सब बता देता है। और उसकी माँ भी ये सब जानकर उसके ऊपर फख्र महसूस करती है और अपने बेटे की तरक्की और ईमानदारी को देख के बहुत खुश होती है। बेटा, तूने आज तेरी माँ और बाबूजी का नाम ऊंचा कर दिया। तूने अपनी ईमानदारी से सेठ के मन में फिर से जगह बना लिया। ऐसे ही हमेशा ईमानदार और मेहनती रहना बेटा। हाँ माँ, मुझे आज अपनी ईमानदारी का फल मिल गया। अब से हमारी गरीबी की जीवन खत्म। मैं अब से रोज सेठ के वहाँ ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा और इस घर की सब मुश्किल दूर करूंगा। सेठ ने मुझे मुंशी जी जितना पगार देने का बोला है। अब से हमारी गरीबी का दुख खत्म हो जाएगा। ये सब बस भगवान की कृपा और ईमानदारी की वजह से ही हो पाया है। ऐसे ही विवेक की ईमानदारी और सच्चाई की राह पर चलने की वजह से दोनों माँ बेटी के जीवन में दुख के बादल हट चुके थे और दोनों के जीवन में सुख समृद्धि आ गई थी। तो देखा दोस्तों कैसे ईमानदारी ने विवेक का जीवन बदल दिया और वही छल कपट और धोखे ने कैसे दो भाइयों को अलग कर दिया। तो हमें इस कहानी से सीखते हैं कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। और दोस्तों ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।